हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वेपर प्रेशर, जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, 3rd लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं और आप उसे हीट करते हैं तो वेपर का फॉर्मेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है तो उसके वॉल्यूम में कमी आती है। अगर आप कोई कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग जो आपका लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे अगर बात करें क्लोज कंटेनर आप ले रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन आपने उसमें ले रखा है और कंटिन्यूअसली अगर आप उसे हीट करते हैं और एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, और एक क्या लेते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर, तब आफ्टर टाइम क्या होता है? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। बट कंटेनर आपका कैसा है? क्लोज है। जितनी ज्यादा हीट होगी इवेपोरेशन उतना ही बढ़ेगा। इवेपोरेशन बढ़ने से क्या होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंडेंसेशन हो जाते हैं और कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। जो आपकी वेपर है वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। इस तरीके से ये जो इक्विलिब्रियम फ्लो हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन का जो रेट है या वेपराइजेशन का जो रेट है वो किसके इक्वल होगा? कंडेंसेशन रेट के इक्वल होगा। कंडेंसेशन रेट के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो आपका कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपने ले रखा है। अब क्या होता है? जो प्रेशर कंटेनर पर पड़ेगा इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग, जो प्रेशर कंटेनर पर पड़ेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तब वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। वही प्रेशर आपका क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapor pressure in equilibrium with the liquid solution at a particular temperature। तो मोस्टली क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो आपका वेपर प्रेशर लगेगा क्लोज्ड कंटेनर में, जो वेपर प्रेशर लगेगा किसके अकॉर्डिंग? वेपराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो वही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? वेपर प्रेशर कहलाती है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर जो प्रेशर है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है? अगर कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया, सपोज वन आपने लिया H2O एंड C2H5OH, अगर हम पूछे इसमें किसका वेपोरेशन या किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो किसका अधिक होगा? जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगा। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगा तो उसमें इवेपोरेशन कैसा होगा? अधिक होगा। और अधिक होने के कारण क्या होगा? अधिक होने के कारण क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट या वेपर प्रेशर उसमें ज्यादा होगा। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में होगी? मोर देन किस में है? लिक्विड में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उसमें ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर उसमें ज्यादा होगा तो उसे ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा हीटअप करना पड़ेगा, और हीटअप करने के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर किसका कम होगा? H2O का। किसके अकॉर्डिंग होगा? एथेनॉल के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर एथेनॉल की अगर बात करेंगे तो एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? वीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? वीक है। इसीलिए वेपर प्रेशर
H2O के कंपेयर में किसका अधिक होगा? एथेनॉल का वेपर प्रेशर अधिक होगा। वहीं पे अगर बात करें मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल का भी वेपर प्रेशर कैसा होगा? अधिक होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड, जैसा आपका लिक्विड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो कम या ज्यादा हो सकता है। सेकंड पर आते हैं टेम्परेचर। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को हीटअप करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूवमेंट करने लगते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और वह ऊपर जाने वाली कंडीशन में स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सेकंड आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से? आपका जैसा सॉल्यूशन होगा वैसा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर सपोज वन आपने वीक वोलेटाइल सॉल्यूशन ले रखा है तब आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सपोज वन मैंने इथेनॉल ले लिया, ठीक है, या वाटर ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? इथेनॉल का कम होगा। तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा तो वेपर प्रेशर उसमें अधिक होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही कैसा होगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर उसका ही उतना कम हो जाएगा। फोर्थ आते हैं प्योर सॉल्यूशन पर। प्योर सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो मोस्टली अधिक होता है। अगर एक वोलेटाइल सॉल्यूशन है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम टाइप के हैं और एक प्योर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब उसमें जो वेपर प्रेशर है वो अधिक होता है। तो समझ गए आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर था आपका, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड solution, the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid solution at particular temperature। वहीं पे ये ओपन कंटेनर मैंने शो किया था और क्लोज कंटेनर, तो क्लोज कंटेनर से ही आपको वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है। फैक्टर्स हो गए, नेचर ऑफ लिक्विड, जैसा नेचर होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगा तो उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर लो होगा तब भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वहीं पे अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राउट लॉ। राउट लॉ से मोस्टली एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और राउट लॉ का आता भी है। तो मोस्टली बात कर लेते हैं राउट लॉ किसने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल राउट लॉ फ्रैंकोइस्ट मार्टे राउट ने 1886 में एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को दिया जिसे हम राउट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? राउट लॉ कहते हैं। और राउट लॉ की जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप थी वो वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए दी गई थी। और वहीं पे बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो वोलेटाइल सॉल्यूट की क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात की गई है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? केवल एक टाइप का ही सॉल्यूट हो एंड एक ही टाइप का आपका सॉल्वेंट होगा, वही आपके क्या कहलाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो मैंने सॉल्यूट को कंपोनेंट ए एंड सॉल्वेंट को कंपोनेंट बी माना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कंपोनेंट ए पर। तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। मैंने सफिक्स में यहाँ पर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एक्स ए के है। वहीं पर जो पी ए है इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब पी नॉट ए क्या है? यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब सिमिलरली देख लेते हैं कंपोनेंट बी के लिए। तो कंपोनेंट बी के लिए क्या हो जाएगा?
पार्शियल प्रेशर PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, XB के। वहीं पर PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0B इंटू XB। आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं टोटल प्रेशर की। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है टोटल प्रेशर, P इक्वल टू PA प्लस PB। डाल्टन ने एक रिलेशनशिप दी थी, आपने 11th में पढ़ा होगा। जो रिलेशनशिप ये थी, अगर किसी भी दो या दो से अधिक गैसों को किसी कंटेनर में आप बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक समान टाइप से क्या कहते हैं प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, एक्सर्टेड करती हैं, समान टाइप से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। और उनका जो प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, वो उसको एडिशन के इक्वल होता है। तो वहीं पर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिलेशनशिप को दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर PA एंड पार्शियल प्रेशर PB के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए टोटल प्रेशर PS यहाँ पर मैंने लिख रखा है टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूट की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए कंपोनेंट A एंड B के लिए हो जाएगा तो P0A इंटू XA, ठीक है। वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, P0B इंटू XB, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें XA एंड XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज है, मोल फ्रैक्शन है किसके, लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन है। और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, अगर आपका जो आइडियल सॉल्यूशन है या फिर वोलेटाइल सॉल्यूशन है और एक सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तब क्या होता है XA प्लस XB इक्वल टू वहां पर क्या होगा, 1 होगा। वहीं पे कोनवॉल्फ रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कोनवॉल्फ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, तो बाई A PA अपॉन PS, यानी ये क्या है टोटल प्रेशर है और ये क्या है पार्शियल प्रेशर किसका है, पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट A का है। तो कंपोनेंट A का ये बाई A भी क्या है, एक मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन PS हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर B की बात करें कंपोनेंट B के लिए, तो मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, PV पार्शियल प्रेशर PV अपॉन PS हो जाएगा। तो यहाँ पर PA प्लस PV इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखियो वही रिलेशनशिप आ गई है, ठीक है, वही रिलेशनशिप हो गई। और ये कब होती है कंडीशन, जब एक सेम इक्विलिब्रियम पर हो, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो वो सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हूं, तब ये कंडीशन आती है। अब यहाँ पर इसका देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, अगर यहाँ पर XA इक्वल टू 0 है, XA इक्वल टू 0 है, देन यहाँ पर XB इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्योर प्रेशर होगा कंपोनेंट B के लिए, तो इस तरीके से ये ग्राफ फ्लो करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट A जो आपका प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसकी वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कम या घट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर B के लिए हो जाएगा, ये किसकी, पार्शियल प्रेशर PA के लिए, ठीक है। तो PA यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P0A इंटू XA। वहीं पे अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर XB इक्वल टू 0 तो XA इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा ये, अब इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी जो वैल्यू होगी प्योर सॉल्वेंट से कैसी होगी, कम होगी। इसकी जो वैल्यू होगी प्योर सॉल्वेंट से कैसी होगी, कम होगी। ये आपका XA और ये P0A, ठीक है, कम हो जाएगी। और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो अब सेकंड आपका देख लेते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर के लिए इस तरीके से ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए अगर XA इक्वल टू 0 है एंड XB इक्वल टू 1 है, तब जो PA की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है, पार्शियल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे XB इक्वल टू 0 एंड XA इक्वल टू 0, तो ये P0B के लिए ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इसके लिए भी मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। वहीं पे बात कर लेते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर की, तो टोटल पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, ठीक है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपका फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ भी कंप्लीट होता है।
तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं राउट लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए या कंपोनेंट के लिए। अभी हमने किसके लिए किया था, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब आ जाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डेफिनेशन क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करते हैं तब सॉल्यूट का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। सबसे पहले आते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर पर। टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर हमारा पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ठीक है। सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, तब आपका जो पीबी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो पीबी जीरो हो ही जाएगा। तब पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आपका पी ए इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए, पी ए इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही तो था पीछे जो अभी हमने किया था। पार्शियल प्रेशर ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो कंपोनेंट ए एंड बी, कंपोनेंट ए एंड बी के जो मोल फ्रैक्शन थे वो, उनका जो एडिशन था वो कितना था, 1 था, उनका एडिशन कितना था, 1 था। तो कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन ए प्लस ए के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। वहीं पर अगर हम यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू को, एक्स ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 1 में से किसे माइनस करेंगे, 1 माइनस एक्स बी को, 1 माइनस एक्स बी को। तो कंपोनेंट ए के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड एक्स ए इक्वेशन सेकेंड। अब पी ए एंड एक्स ए की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में रखना है, किस में रखना है, हमें इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो देखिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। वहीं पर एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो क्या है, जो आपका सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पर बी है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपके ये हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपके किसके ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पर कंपोनेंट बी के। और कंपोनेंट बी हमारा क्या है, सॉल्यूट भी मान सकते हैं या कंपोनेंट मान सकते हैं, और ये क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होता है और आपका ये राउट लॉ कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट।